हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक सराफ। और टाइटल देखते हुए आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये एट्थ वंडर है क्या। आज तक तो हमने सिर्फ सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सुने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा एक आठवां अजूबा भी है इस दुनिया में, जो हम सबको पता होता है पर हम उसको डेली लाइफ में अप्लाई करना भूल जाते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। एक सिंपल सा स्टोरी से, जो बहुत पुराना स्टोरी है, मेरा बनाया हुआ कोई स्टोरी नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत सदियों से चला आ रहा है। तो एक सिंपल सा स्टोरी वो देखते हैं क्या है। एक बार एक राजा था, उसका पूरा जो दरबार होता है, सभा होती है, वो था। और उसी का एक कवि था जो बहुत बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाता था। अब क्या हुआ, कवि ने एक बार एक दिन राजा के दरबार में आया और उसने एक बहुत अच्छी कविता, जो वो करता था, बहुत बुद्धिमान भी था, वो कविता उसने सुना दी। राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ वो कविता सुन के। और उसने उस कवि को कहा कि आप एक चीज मांग लो, मैं आपको दूंगा। तो कवि ने, वो राजा को एक और बड़ा शौक था चेस का, चेस खेलना उसको बड़ा पसंद था। तो कवि ने क्या किया, उस चेस बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये चेस बोर्ड में इस तरह से आप पहले बॉक्स में 64 बॉक्सेस होते, पहले बॉक्स में आप एक दाना चावल रखो, फिर दूसरे में उसको डबल करो, यानी एक का दो हो जाएगा। फिर तीसरे में दूसरे बॉक्स का डबल करो, यानी चार हो जाएगा, दो का चार हो जाएगा। फिर चौथे में जाके आप तीसरे बॉक्स का डबल करो, यानी चार का आठ हो जाएगा। और इस तरह से 64th, यानी जो आखिरी वाला बॉक्स है, उस पे जितने चावल के दाने हैं, मुझे बस उतना सा चाहिए, उतना ही चाहिए। जिस तरह से अभी आप लोग को वो कवि एक जोकर लग रहा होगा कि इसको, और आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैंने उसे बुद्धिमान भी कैसे कह दिया, उसी तरह से उस दरबार में बैठे हुए सभी जो बाकी के महान लोग थे, उसको भी वो कवि उतना ही बड़ा बेवकूफ लग रहा था। और राजा भी हैरान। उसने कहा, आप लोग, आप चावल क्यों मांग रहे हो? आप सोना चांदी मांग सकते हो, मैं आपको वो दूंगा, चावल में क्या रखा है? तो कवि ने कहा, नहीं महाराज, मेरी जरूरतें बस इतनी सी है, मुझे बस इतना सा चावल चाहिए। तो अब जिस तरह से आप लोग को लग रहा है, वो कवि बेवकूफ था नहीं। देखते हैं उसने मांगा क्या। चलो एक्सेल पे आते हैं। पहले बॉक्स में उसने कहा एक दाना चावल आपने रखो, हमने भी रख दिया। दूसरे बॉक्स में क्या कहा उसने, पहले वाले बॉक्स का डबल होना चाहिए, ये डबल हो गया। फिर तीसरे में भी डबल होना चाहिए, चौथे में भी डबल होना चाहिए, इस तरह से चलता जाएगा। करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं 10th बॉक्स में कितने चावल के दाने होंगे। 10th बॉक्स पे 512 चावल का दाना होना चाहिए। फिर देखते हैं 20th बॉक्स पे कितना होना चाहिए। 20th बॉक्स पे 5,24,000 के आसपास होना चाहिए। अब 30th भी देख लेते हैं। 30th बॉक्स पे लगभग 53 करोड़ 68 लाख ग्रेन्स ऑफ राइस रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं 64th बॉक्स में क्या होगा। अगर आप लोग कैलकुलेटर बाय चांस यूज कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, साइड में रख दो और यहां पे ध्यान दो। 64th बॉक्स में अगर हम लोग ये गिनने जाए, 2 मिनट गिनने में लगेगा, इसलिए नहीं गिनते हैं। इतने ग्रेन्स ऑफ राइस है जो उस कवि ने राजा से मांग लिया। हो सकता है आपको अभी भी ये बहुत छोटा लग रहा होगा कि ठीक है, चावल ही तो मांगा है। अब देखते हैं ये इन रूपी टर्म्स कितना बड़ा अमाउंट है। ग्रेन्स ऑफ राइस यहां है, केजीज में निकाल लेते हैं। 1 किलो में मानते हैं 50,000 ग्रेन्स ऑफ राइस है, तो इतना किलोज ऑफ राइस हो गया। ठीक है। अब चावल, 1 किलो चावल जो होता है वो लगभग 60 रुपए से लेके 150 तक होता है। एवरेज में ले लेते हैं 100 रुपया होता है अप्रोक्स। ये जो अमाउंट है, गिनो भी मत, ये जो अमाउंट है जो उस कवि ने राजा से मांगा है, गूगल कर लो वर्ल्ड जीडीपी, लेटेस्ट वर्ल्ड जीडीपी, वो इस अमाउंट के बराबर आएगा। यकीन नहीं आ रहा, कर लो गूगल। उस कवि ने उस राजा से इस, ये पूरा जो ग्लोबल जीडीपी है,
उतना रुपया मांग लिया और आप और वो दरबार में बैठे बाकी सब उस कवि पे हंस रहे थे। ये तो उसने मांगा है, और वो ये जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज किया वो आप लोग को भी पता है, डिफरेंस है उसने यूज किया और हम यूज नहीं करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 लाख रुपया आज के दिन अगर हम इन्वेस्ट करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मानते हैं, 15 साल तक इन्वेस्ट होगा। 15 साल के बाद जो 1 लाख बन के आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट में कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होता है, ये हम देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में ये 1 लाख जो है उसमें सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, P इंटू टी इंटू आर बाय 100 होता है। वो कितना होना चाहिए, वो कुछ 2.5 लाख रुपया होगा। 15 साल बाद 1 लाख का बन जाएगा 2.5 लाख इन सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R, 1+R ब्रैकेट में होगा टू द पावर n इंटू पावर कंपाउंड इंटरेस्ट में वही 1 लाख जो सिंपल इंटरेस्ट में 2.5 लाख बन रहा था 15 साल बाद, वही 1 लाख कंपाउंड इंटरेस्ट में 4,17,000 बनेगा। यहां पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं है, कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ इतना कि एक जगह आप सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए हैं और एक जगह हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एसेट क्लास जो जो रेट देगा सब सेम, अमाउंट डाला वो भी सेम, फर्क सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। कितना बड़ा फर्क हो सकता है ये आप समझ सकते हो, और ये तो सिर्फ 1 लाख में है। मान लो 1 लाख 10 लाख होता या 1 करोड़ होता तो कितना होता, समझ आ रहा है अब? चलो अब इसको कुछ और तरीके से समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R टू द पावर n। ये बनता है अमाउंट, अमाउंट यानी जो हमको मिलेगा आफ्टर इन ये पूरा पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद। अब अज्यूमिंग, या चलो ठीक है एक एक करके समझते हैं। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कितना हम इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी कितना इन्वेस्ट करते हैं। वो कितना इन्वेस्ट करते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, कितना कमा पा रहे हैं, कमाएंगे ज्यादा तो करेंगे ज्यादा इन्वेस्ट, और कितना आप कमा सकते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, आप आज के दिन कितना मेहनत कर सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा आपके कमाने का, करेक्ट है। उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे और लास्ट में जाके उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये था एक्चुअल वैल्यू ऑफ P, प्रिंसिपल नहीं। R जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये है ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, बैंक एफडी ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, सबका अलग अलग होगा। तो ये रेट अगेन ये आपके ऊपर है, आप किधर इन्वेस्ट करते हैं उसका रिस्क रिटर्न समझते हुए, और वो आपको कितना कमा के देता है। तो ये अगेन आपके ऊपर है, आपके नॉलेज और एप्लीकेशन के ऊपर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को इतना इंपॉर्टेंट बना देता है, जिसके वजह से इसको हम लोग 8th वंडर बोलते हैं, वो है n। ये मान लेते हैं अज्यूमिंग कि आप 60 इयर्स में रिटायर होंगे, अज्यूमिंग, तो n क्या होगा आज के दिन, लेट से 25 साल पे कोई इन्वेस्ट करता है तो n क्या है 35 इयर्स, और वही अगर कोई 50 साल में करता, n क्या सिर्फ 10 साल, कोई वैल्यू नहीं होता। आज के दिन जब आप 25 के हैं n है 35, छोटा अमाउंट नहीं है। यही है इस पावर का पावर जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सिर्फ इतना सा चीज समझना है, पढ़ा और जानते तो हम सब है ही, बस अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज बस समझना है आपको और आगे अप्लाई करना है। जितना जल्दी आपने अप्लाई किया, अभी आपने देखा उस कवि ने मांग क्या लिया, उस कवि ने इतना मांग लिया, वर्ल्ड जीडीपी मांग लिया ना एक तरह से। किसी भी इस दुनिया के किसी भी राजा के पास उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो उस राजा को अपना घर बार सब कुछ, किंगडम वगैरह सब चीज उस कवि के नाम करना पड़ा,
क्योंकि उसने सबके सामने उस कवि को जबान दिया था कि जो मांगोगे वो तुम्हारा, और उस कवि ने ये मांगा। तो इसी तरह से ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ये सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का बोला हुआ है। सर बोलना जरूरी है क्योंकि उन्होंने ही सबको बताया है इस चीज के बारे में कि ये होता है। उन्होंने कहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट। कवि ने समझा, उसने कमाया। ही हु डजंट पेज इट, वो राजा और वो दरबार में बैठे सभी लोग ये नहीं समझ पाए और वो राजा को सब कुछ देना पड़ा उसको, ही हैड टू पे इट। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का टॉपिक यहीं तक करते हैं, बाय बाय।